गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि अगले दिन हम लोग स्वर पे चर्चा किए थे, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्वर के प्रकार देखेंगे। जैसा कि स्वरों के प्रकार, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान, हरियाणा टेट, बिहार टेट, चाहे जो भी टेट हो रहा है, तो स्वर से स्वर के संख्या के साथ साथ अनेक तरह के स्वर के प्रकार पूछे जा रहे हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जा रहा है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसे तो सब लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ रहा है वृत्ताकार स्वर क्या है, अवृत्ताकार स्वर या विवृत स्वर क्या है, समृद्ध स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है। तो इन सभी तरह के क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए हम लोग आज ध्यान देंगे कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के, जैसे कि हम लोग व्यंजन को 3 भागों में बांटे थे, सेम उसी तरह से स्वर के प्रकार को 3 भाग में नहीं 4 भाग में बांट देंगे। और पहला इसका प्रकार होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दोस्तों, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगले दिन ही हम लोग देख लिए थे कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला इसका प्रकार होता है मुखाकृति के आधार पर। तो इसमें देखेंगे तो मुखाकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। अगला जो होता है जिह्वा या जीभ के स्थिति के आधार पर स्वर का प्रकार आधार पर। तो इसे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर का प्रकार 3 होता है। और इसका चौथे प्रकार का वर्गीकरण यदि किया जाए तो उसका वर्गीकरण हम लोग तालु के स्थिति के आधार पर कर सकते हैं। तो अगला वर्गीकरण आप लिख लेंगे तालु के स्थिति के आधार पर। तो तालु के स्थिति के आधार पर दोस्तों स्वर का 4 प्रकार बांटा जाता है। अब काफी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन मुखाकृति में आएगा, कौन जीभ की स्थिति के आधार पर आएगा, कौन तालु की स्थिति। लेकिन ये दावा है कि आज के बाद इसे आप लोग भूल नहीं सकते हैं, न रटने की ज़रूरत है। बस आप लोग कंसंट्रेट हो करके वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और आते हैं हम लोग उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर देखते हैं। तो जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि स्वर क्या होता है और स्वर की मात्रा क्या होती है। तो स्वर आप जानते हैं, स्वर में बताया गया था कि वे स्वतंत्र वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। अब मात्रा क्या होता है, तो स्वर में लगने वाले समय को, तो स्वतंत्र और रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। सेम अब मात्रा की बात आए तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब समय को मात्रा कहते हैं तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कर दिया गया। और इसे तो सब लोगों को पता है कि पहला इसमें जो स्वर होता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा जो स्वर होता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे प्लुत कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक भी हम लोग बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक बोला जाता है और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। अगले दिन इस पे काफ़ी चर्चा हुई थी कि इसे ह्रस्व
को एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं? तो इसका रीजन होता है, या ह्रस्व की परिभाषा हम लोग बोलते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों यही हम लोग बोले थे कि या इसकी परिभाषा आप बनाएं तो ऐसे लिख लें दोस्तों, ये आसान होगा, ह्रस्व अगुणते 2, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से कितना 2 गुना समय लगेगा उसे ह्रस्व स्वर। प्लुत स्वर यदि कोई बोले तो आप लिख सकते हैं ह्रस्व गुणते 3, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगेगा 3 गुना। और ह्रस्व स्वर में एक स्वर का नाम आप लोग पढ़ते हैं जिसे ओम कहते हैं, या इसे हम लोग ओम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आते हैं हमारे प्लुत स्वर में। इसके साथ साथ प्लुत स्वर में और भी शब्द आते हैं, और भी वर्ड आते हैं, जैसे ओ ध्वनि है। तो दीर्घ ध्वनि का जब देर तक उच्चारण किया जाता है तो इसे प्लुत के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अरे लिखा गया तो अरे में अरे ध्वनि का देर तक उच्चारण कर दिया गया तो ये भी प्लुत के अंतर्गत। तो ये तो अगले दिन हो गया था। नया हम लोगों के लिए जो टॉपिक है वह है मुखाकृत के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आसान है, आप बताएंगे कि मुखाकृत के आधार पर स्वर के 2 ही प्रकार होते हैं, और ये प्रकार देखेंगे तो एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वह होता है अवृत्ताकार। देखिए जैसा नाम वैसा काम, इसमें भी रटना नहीं है। अब रट ले रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से स्वर इसके श्रेणी में आते हैं। यही रीजन है कि एग्जाम में ये कन्फ्यूजन बना रहता है और वहां पर हम लोग गलत करके आ जाते हैं। देखिए नाम ये वृत्ता, वृत्ता का मतलब वृत्त, यानी कि वृत्त कैसे होता है, गोल होता है। वृत्त से तात्पर्य वृत्त गोल आकृति का होता है। तो अब इसका नाम ये वृत्त और कार यदि तोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं वृत्त धन आकार, दीर्घ संधि से। तो यानी कि वृत्त के आकार का, अर्थात वह स्वर जिसका उच्चारण करेंगे हम लोग तो हम लोग का ओठ किसके समान होगा, वृत्त के समान हो जाएगा। जैसे देहात में बोलते हैं ना, चोंगा के समान हो जाएगा भाई। आप लोग हाँ भाई, एकदम सिंपल, एकदम दिमाग से हेजिटेशन निकाल दे। वृत्त सीधे कहेंगे कि जिस स्वरों का उच्चारण करे और मुख चोंगा की तरह हो जाए। जैसे आप बोलते हैं ना, ऊ बोलेंगे ऊ, तो ऊ बोले ओ औ। तो देख रहे हैं ना, आपका जो मुख है वो गोल आकृति का हो रहा है, वृत्त के समान हो रहा है। तो इस आधार पर उसको वृत्ताकार स्वर की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात ऊ बोलेंगे ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो वह वृत्ताकार स्वर है। ओ बोलेंगे ओ और औ, ये दोनों वृत्ताकार स्वर की श्रेणी में आते हैं। इतना बस आप जाने। अब इसको याद करना भी आसान है। ऊ तो सिंपल है, ऊ का उच्चारण करते हैं तो ऊ देख ही लिए, और ओ का जब भी उच्चारण करेंगे तो ओ आओ कर रहे हैं। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है, दोनों किसके श्रेणी में आएंगे, वृत्ताकार। अवृत्ताकार से तात्पर्य है कि ऊ बोले हैं तो देखिए कि ओठ वृत्त के आकार का हो गया, जबकि इसी में अ, इसको देखिए अ वृत्त और धन आकार, 3 शब्द। तो वृत्त के आकार का अ माने न हो, अर्थात जिसके उच्चारण में आपका मुख का आकार जो है या ओठ का आकार, मुख आकृति लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ओष्ठ आकृति भी लिखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओठ का आकार किसके समान, वृत्त के समान न हो। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे अभी बोले तो अ बोल रहे हैं तो आपका मुख वृत्त के आकार का नहीं हुआ, अवृत्ताकार रहा। तो अब इसमें किस श्रेणी में आता है, अ, आ ले लेंगे, ई भी ले रहे हैं तो इसमें ओठ का प्रयोग नहीं हुआ। तो ह्रस्व और दीर्घ ई ले लेंगे, ए ले लेंगे, आय ले लेंगे। और स्वर की श्रेणी में एक क्या आता है, री आता है। तो री को भी इसके श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। अब आते हैं जीव की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो जीव के स्थिति के आधार पर देखा जाए दोस्तों,
जीव की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो जीवा को 3 भागों में बांट लें हम। सिंपल है, इसको या रटेंगे नहीं आप लोग। जीवा को 3 भागों में बांट ले, या यदि हम कहीं जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं तो हमारा सबसे गंतव्य स्थान जो होगा अग्र होगा, जहाँ पर हम खड़े हैं वो पश्च होगा, बीच वाले भाग को मध्य बोलते हैं। या जीवा सपोज डैट आपकी ये जीवा है ऐसे, तो जीवा का जो अग्र भाग है इसको, आगे वाला भाग है इसको अग्र कहेंगे, सेंटर का भाग जो है इसको क्या कहेंगे, मध्य, और लास्ट वाला जो तालू के तरफ का भाग है उसको क्या कहेंगे, पश्च कहेंगे। इतना ही है तो आसान हो गया। यानी कि जीव के आधार पर या जीव के स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे तो ये कितने प्रकार का होंगे, के होंगे, 3 प्रकार के। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है पश्च स्वर, या पहले आप लिख लें मध्य स्वर, और तीसरा जो होता है पश्च स्वर। अब देखिए दोस्तों, 100% कभी नहीं भूलेंगे कि मध्य स्वर की श्रेणी में कौन आता है। यदि आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको कहाँ रखते हैं आप, बोलिए, साइड में रखते हैं। सपोज डेट आप यात्रा कर रहे हो और जैसे श्यामू सर आपके 2-3 बच्चे हैं, आप खुद सोच ले कि जो सबसे छोटा होगा, तो जब आप यात्रा करेंगे तो उन बच्चों को साइड में रखेंगे, आगे रखेंगे कि पीछे रखेंगे कि बीच में रखेंगे। स्वाभाविक है कि छोटे बच्चों को कहाँ रखा जाता है, बीच में। और स्वर परिवार का सबसे छोटा सदस्य मेंबर कौन होता है, अ होता है। यानी कि मध्य में कौन रखा जाएगा, अ। अब कभी नहीं भूलना चाहिए आपको कि मध्य स्वर की श्रेणी में कौन आएगा, अ आएगा, स्वाभाविक है। और अ तो छोटा हो गया, लेकिन उससे बड़ा क्या है, आ, तो यानी वो कहाँ रहेंगे, पीछे। जो बड़े होते हैं कहाँ रहेंगे, पीछे। यानी पश्च स्वर में क्या आएगा, आ आएगा। अब देखिए इस तरह से वर्गीकरण करेंगे हम लोग। अब देखिए अग्र स्वर में क्या आता है, तो अग्र स्वर में एक और दिमाग में रखेंगे कि ओ और आ तो हो गया, रही बात ई की, तो ई का इचु या सानम तालु, उच्चारण स्थान यानी तालु से होता है। यानी ई किससे, ई का उच्चारण आप जीव की स्थिति के आधार पर कर रहे हैं ना, तो यानी कि जीवा का अग्र भाग कहाँ जाकर के लड़ता है, तालु में लड़ता है, यही होता है ना। यानी कि क्लियर है कि अग्र स्वर में क्या आएगा, ई, तो यानी कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई इसी में आएगा। उप ओष्ठव, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ, यानी कि ऊ का उच्चारण भी आपके जीव के अगले भाग का प्रयोग हो रहा है, तो यानी कि इसमें और क्या आएगा, ऊ आएगा। और देखिए अग्र स्वर में और क्या आना चाहिए, तो दिमाग में रखें, सॉरी दोस्तों, ऊ लिख दिए हैं, ऊ नहीं। जैसे अब देखिए ई तो लिख लिए हैं, ईचु या सानम तालु होता है, लेकिन ई के साथ ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है री। और क्या आएगा, तो आपको पीछे हम बताए थे कि संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है ए, तो ए किससे किससे मिलकर बना है, तो अ और ई से मिलकर के बना है। तो ई का उच्चारण कर रहे हैं जीवा के अग्रभाग से, यानी कि इसकी श्रेणी में एक और क्या आएगा, ए आएगा। और क्या आएगा, आया। यदि ए आ गया तो फिर ऐ भी आएगा। यहां तक तो क्लियर है। अग्र स्वर में कोई कंफ्यूजन है आपको, बोले, यदि कोई दिक्कत है तो बोले। देखिए अग्र स्वर में कौन आएगा, तो स्वाभाविक है कि ई का उच्चारण तालु से होता है, तो जीवा का अग्र भाग जाकर तालु में स्पर्श किया तो ये ई अग्र स्वर में आया। री रख लेंगे, ए में ई समाहित है तो इसी में रखेंगे। अब रही बात पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो इन स्वरों को छोड़ दे और जितने बचे वो किस में रख देंगे, पश्च स्वर में रख देंगे। तो पश्च में एक आ गया, इसमें क्या छूट गया है, ह्रस्व और दीर्घ ऊ छूट गया है। अब देखिए ऊ का प्रयोग किस स्वर में होता है, ओ में होता है। तो ओ में होता है तो स्वाभाविक है कि यहां पर और कौन सा स्वर आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। तो ये आते हैं इसके श्रेणी में। अब समस्या ये है कि अब आगे हम लोग को पढ़ना है तालु की स्थिति के आधार पर दोस्तों। तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है।
अब हम इसको देखने के लिए नीचे तो अब स्पेस नहीं है, इसको ऊपर देख लेते हैं कि यह कैसे होता है। तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वर का जो प्रकार होगा वो 4 प्रकार से आप बोल सकते हैं। एक जो इसमें होता है समृत, एक होता है अर्ध समृत, एक होता है विवृत और एक होता है अर्ध विवृत। पहले आप जाने कि इन्हें समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत क्यों कहते हैं। तो देखिए तालु की स्थिति के आधार पर आपको पढ़ना है। तो देखिए इसको समझने के लिए आप यूं समझें कि सपोज दैट ये आपका ऊपर का तालु है और ये नीचे का क्या है, जीभ है। नीचे आपकी जिह्वा है और ऊपर क्या है, तालु है। तो हमारी जिह्वा ऐसे सीधी है, ये जाकर के कंठ के पास से आती है और ये ऊपर का भाग आपका तालु है। तो समृत और समृत विवृत को हमारे मनोविद या हमारे जो भी विद्वान साथी हैं वो परिभाषित करते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ज्यादा खुले उसे हम लोग समृत, जिसमें कुछ कम खुले या जिसमें समृत से कुछ कम खुले उसे अर्ध समृत। अब विवृत का तात्पर्य होता है कि जिसमें हमारा मुख क्या हो, बंद हो, तो उसे विवृत कहते हैं। अर्ध विवृत का मतलब होता है कि जिसमें आधा बंद हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विवृत। लेकिन इसको हम लोग पहले व्यवहारिक रूप से समझे कि कैसे इसको जानते हैं कि समृत, अर्ध समृत, अविवृत क्या होता है। तो समृत को दोस्तों हम लोग खुला स्वर भी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, खुला स्वर। और विवृत को हम लोग बंद स्वर कहते हैं। लेकिन पहले इसे हम व्यवहारिक रूप से देखें। जैसे सपोज दैट अभी आपको बताए कि ई का हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कहाँ जाकर के स्पर्श करती है, तालु में। तो तालु कहाँ है, यहाँ पर आपका दांत है, ये दांत है। तो दांत से सटा हुआ जो ये मसूड़ा होता है यही ना तालु है। तो अब इस तालु में जब जिह्वा यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर जाके ऐसे स्पर्श की, तो ये बताइए कि ये मुख आपका खुला है कि बंद है, बंद है। तो स्वाभाविक है कि जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे और मुख में ऐसी स्थिति बनती है तो उसको हम लोग बंद स्वर के नाम से जानेंगे या समृत स्वर के नाम से जानेंगे। ये क्लियर हुआ, समृत। अब देखिए अर्ध समृत क्या होता है। तो अर्ध समृत का तात्पर्य यह होता है कि जीव, अब देखिए ये तो कंडीशन पहली कंडीशन थी, लेकिन दूसरी कंडीशन में आप देखें कि जीव हमारी ऐसी इस स्थिति में है, किंतु इस स्थिति में होने के साथ साथ हमारी जीवा जो अर्ध समृत में आएंगे तो आधी खुली और आधी क्या होती है, बंद। अर्थात जिह्वा का जब अग्रभाग स्पर्श करता है तो वह मुख की बंद स्थिति होती है। लेकिन जिह्वा का अभी आपको बताए थे कि 3 भागों में हम लोग बांट लिए थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो जब जिह्वा का मध्य भाग ही ऊपर जाए और ऐसे आता है तो उस कंडीशन में देखिए इधर से तो खुला है लेकिन इधर से क्या हुआ, बंद हो गया। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग आधा खुला और आधा बंद, और हिंदी में बोलेंगे अर्धसमवृत। क्लियर। और कुछ स्थिति ऐसी भी होती है कि जब हम लोग कुछ खा पी रहे होते हैं और उसको निगलना न हो और कुछ बात कर रहे होते हैं, तो आप अपने जीवा के अंदर वाले भाग को ले जाकर के तालु में सटा लेते हैं। अब मुख का जो हमारे मुख के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं और हम शब्द का उच्चारण कर लेते हैं। यानी कि वह स्थिति सेम ऐसे होती है, ऐसे, यानी कि जिह्वा का इधर वाला ही भाग जाकर के ऐसे जब आता है तो इधर से तो मुंह खुला है लेकिन यहाँ पर यह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बंद होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब स्थिति यह होती है तो उसको बोलेंगे विवृत या बंद स्वर। हाँ, अर्ध विवृत का तात्पर्य होता है कि आधा खुला और आधा बंद। तो अब इसमें स्वर कौन कौन से आएंगे, समस्या हमारी यह है। समस्या तो ये आपको अभी समझाने के लिए हम बता दिए हैं। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विवृत में, अर्ध विवृत में या विवृत या समृत में कौन कौन से स्वर आते हैं, अग्र में कौन आता है, पश्चिम में कौन आता है, मध्य में कौन आता है, वृत्ताकार या अवृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आते हैं।
तो देखो दोस्तों, अब तक तो यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए केवल सैद्धांतिक रूप से रट लेना शिक्षा नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं हम जीवन में कुछ करें, तो इसका व्यवहारिक जो भी सिद्धांत बनता है, जो भी नियम रूल रेगुलेशन बनते हैं दोस्तों, आप विश्वास करें उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और जिस दिन हम उस कारण को जान लेंगे, वह विषय हमारे लिए रटने का विषय नहीं, वह हमारा नॉलेज बन जाएगा। और मरते दम तक उस टॉपिक को हम चिल्ला चिल्ला करके क्या करेंगे, बोलते रहेंगे। तो समृद्ध में कौन कौन से स्वर आएंगे तो क्लियर हो गए। अगला भाग किस में आता है, ई का उच्चारण करेंगे, ऊ बोलते हैं, तो जीभ का अगला ही भाग उच्चारित होता है। तो इसमें स्वर आता है समृद्ध में ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई आएगा, और ह्रस्व और दीर्घ दोनों ऊ आएगा, और री आएगा। अर्ध विपरीत में क्या आता है, तो अर्ध विपरीत में दिमाग में रखेंगे कि केवल आता है ए और ओ। विपरीत में क्या आएगा, तो विपरीत में केवल आ आता है। जैसे आ बोलेंगे, आ, तो आ बोलते हैं तो यह स्थिति जो होती है बंद की होती है, आ। तब जीवा का मध्य वाला भाग जा करके ऊपर थोड़ा सा सटता है, तो इस कारण से इसमें आ आता है। अर्ध विपरीत में जो स्वर आते हैं, एक आता है अ, और जो, और देख लें क्या बच गया है, तो एक ऐ बच गया है, एक औ बच गया है। तो ये हमारे तालु की स्थिति के आधार पर स्वर का प्रकार है। यदि यह वीडियो आपको कंफर्म है तो 100% आप जाने कि इसमें आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, और आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्वर में 1-2 बातें और हैं, जैसे कि आपको हम नोट में ये रख लीजिएगा। नोट में रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि स्वर में तो सब कुछ आप लोगों ने देखा है, अयोगवाही भी देखा है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे अ पर ऐसे बिंदी लगी होती है, चंद्र बिंदी नहीं, ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि यह क्या है। तो ये अ के ऊपर जब बिंदी लगी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आगत स्वर। जैसे अभी जिस दिन हम लोग व्यंजन पिछली वीडियो में देख रहे थे कि आगत व्यंजन पढ़े थे, तो आगत व्यंजन में आपको हम बताए थे क, ख, ज, प और फ। इनमें इनको आगत क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन होता है कि यह उर्दू फारसी की ध्वनियां है जिसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उसे आगत बोलते हैं। सवाल यह नहीं कि अ किस प्रकार का स्वर है, ये तो क्लियर हो गया कि आगत स्वर है, लेकिन आगत है तो किस भाषा का ये स्वर है या किस भाषा की ध्वनि है जो आज हमारे हिंदी में प्रयोग हो रही है। तो ये दिमाग में रखेंगे कि यह किस भाषा की ध्वनि है, अंग्रेजी की ध्वनि है जिसे हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण इसे हम लोग आगत ध्वनि कहते हैं। और इसका जब भी जहां भी प्रयोग होता है तो लिखा तो गया है भले अ, लेकिन इसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। जैसे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल, डॉक्टर तो डॉक्टर लिखते हैं तो DACTOR होना चाहिए, तो जबकि हम लोग लिखते हैं क्या DOC। तो अब यहां पर ओ लिख रहे हैं तो यानी कि इस अ की ध्वनि डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखिए डॉक्टर लिखते तो ये है, लेकिन यहां ए की अंग्रेजी ए नहीं होगी, ओ हो जाती है। तो इसका उच्चारण किस रूप में होगा, ओ में। लेकिन अब इसे हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, ये दिमाग में रखेंगे। एक शब्द आता है या स्वर की श्रेणी में एक शब्द आता है उदासीन।